ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले इंडिविजुअली आरसी सर्किट, एलआर सर्किट डिस्कस किया था। और तुम्हें याद होगा कि मैं डीसी सर्किट्स की बात कर रहा हूँ। आरसी सर्किट में हम लोग डीसी बैटरी अगर कनेक्ट करते थे, इस तरह से आरसी सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ऐसे ग्रो करती थी, करंट की वैल्यू ऐसे फॉल करती थी। ठीक है, उसी तरह से डिस्कनेक्ट करते थे तो चार्ज की वैल्यू फॉल करती थी, करंट की वैल्यू फॉल करती थी। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता था और रेजिस्टर एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट होता था। तो बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई करती थी कुछ स्टोर होती थी। ठीक है, कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती थी और कुछ एनर्जी रेजिस्टर में डिसिपेट होती थी। ठीक है, ये तो चार्जिंग की बात है। लेकिन जैसे ही हम, ठीक है, इस सर्किट को तुम ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, जैसे ही हम, ठीक है, डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ पे मान लो चार्ज आ गया, एनर्जी है कैपेसिटर के पास, स्विच को क्लोज करेंगे तो ये एनर्जी रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो जाती थी। रेजिस्टर एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है, तो जो भी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती थी वो रेजिस्टर से डिसिपेट हो जाती थी। और लाइकवाइज ऐसा ही हो रहा होता। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, अब तुम्हें याद है कि नहीं, तुम लोगों को याद है कि नहीं, यहाँ पे करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। बता सकते हो करंट की वैल्यू कितनी होगी? करंट की वैल्यू इस केस में कितनी होगी? डिस्चार्जिंग केस में ये वैल्यू होती थी आई नॉट, ठीक है, ई रेज टू द पावर, ये सही से लिख क्यों नहीं है, माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, ये करंट की वैल्यू होती थी। और मैं अश्योर कर रहा हूँ, अच्छा स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू कितनी होगी पता है? स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे मान लो चार्ज क्यू नॉट है, स्टार्टिंग में चार्ज, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है क्यू नॉट अपॉन सी। तो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू होगी वी बाई आर, ये वैल्यू होगी क्यू नॉट अपॉन आर सी। ये इनिशियल करंट होगी, ये टी अपॉन आर सी। ये किसी भी टी टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस करंट है और ये करंट डिके करके स्टेडी स्टेट के बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं अश्योर करता हूँ कि अगर तुम टोटल एनर्जी डिसिपेटेड कैलकुलेट करोगे अक्रॉस रेजिस्टर, और ये तुम लोगों को कैलकुलेट करने को कहा था मैंने शायद, तो एनर्जी डिसिपेटेड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये पावर है, पावर डी टी, ये डी टी टाइम में एनर्जी डिसिपेटेड है, इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, ये आई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो मैं अश्योर करता हूँ ये वैल्यू उतनी आएगी जितनी की कैपेसिटर में टोटल एनर्जी स्टोर थी। ठीक, वो वैल्यू आएगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c के इक्वल, इंटीग्रेट करने के बाद। उसी तरह से ये हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास इंडक्टर है, सॉरी, अच्छा ये कैपेसिटर और इंडक्टर में एक डिफरेंस है कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है ना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम आता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट की बात करें, जैसे हमने स्विच ऑन किया उसके बाद क्या होता है, ये एक टाइम आता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, अब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है। तो कैपेसिटर सर्किट में तो ये जो बैटरी है ना, स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद बैटरी कोई भी एनर्जी सर्किट में ट्रांसफर नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बैटरी जितनी एनर्जी ट्रांसफर की है उसमें से आधी एनर्जी रजिस्टर में जाती है और आधी एनर्जी कैपेसिटर में जाती है, और ये हम कैलकुलेट भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं करंट के थ्रू। लेकिन इसके बाद दूसरा पार्ट भी देखते हैं
कुछ करंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई नो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सोर्स है ना हमारा, उसको शॉर्ट कर देते हैं। ये इसमें ऑलरेडी कुछ करंट है, तो हम देखते हैं इसमें करंट जो है ना इमीडिएटली जीरो नहीं हुई, करंट धीरे धीरे डिके करेगी। ये आर है, एल है, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो करेगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुमने क्लासेस की हैं तो तुम 1 सेकेंड में बता सकते हो कि किसी भी टी टाइम में जो करंट की वैल्यू होगी वो आई नॉट ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कोई बता सकता है? स्टार्टिंग में करंट तो आई नॉट है, गिवन है। जो स्टार्टिंग के करंट है ना, जिस इंस्टेंट पे हमने सोर्स को शॉर्ट किया, उस इंस्टेंट पे जो करंट है वही स्टार्टिंग का करंट है, वही मैक्सिमम करंट है, ठीक है। आई नॉट के टर्म्स में ये वैल्यू लिखेंगे माइनस, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एल अपॉन आर होती है। मैंने तुम्हें याद कराया था कि आरसी सर्किट के लिए तो टाइम कांस्टेंट आरसी होगा, और एल आर सर्किट के लिए एल अपॉन आर होगा, ठीक। इन एनी केस ये एल और सी ये न्यूमरेटर में रहेंगे। ओके ओके, वेरी वेल। ये है आर टी अपॉन एल, ठीक है। किसी भी टी टाइम में हमें करंट की वैल्यू पता है कैसे फॉल कर रही है इंडक्टर सर्किट के पास। अब मैं कह रहा हूँ कि करंट, इंडक्टर के पास करंट होने का मतलब है इंडक्टर के पास ये मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी है, ठीक है। तो इस एनर्जी को रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, इंडक्टर कुछ देर में डिसिपेट कर देगा, ठीक है। तो हम रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेटेड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी ये वैल्यू कितनी आएगी, आई स्क्वायर डी टी, सॉरी आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। कुछ टाइम तक करंट जो भी इंडक्टर फ्लो कर रहा है वो धीरे धीरे डिके होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। उतने टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस टोटल एनर्जी डिसिपेटेड कैलकुलेट करेंगे, वो बिल्कुल इक्वल होगा, होता है कितना होगा, कोई बता सकता है? ये इक्वल कितना होगा बताए? ये हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल होगा, कि जितनी की एनर्जी इंडक्टर में इनिशियली स्टोर थी, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रेजिस्टर के पास डिसिपेट होगी। ये इंटीग्रेट करके तुम्हें चेक भी करना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस बार हमारे पास कुछ ऐसा ही आर सी आर एल के अलावा इस बार हमारा जो सर्किट है, इस बार जो हमारा सर्किट है ठीक, उसमें जैसे, ठीक है, कैपेसिटर है, ठीक है, और इस बार हमारे सर्किट में इंडक्टर है, ठीक। लेट अस अज्यूम कि इस बार हमारे दोनों कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, फाइनली लास्ट कॉम्बिनेशन यही है कि अगर तुम्हारे पास कोई एलसी सर्किट हुआ, ठीक, एलसी सर्किट है, तुम बोलोगे रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकती, वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, ठीक, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया है, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। और हम, ठीक है, और हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए बताओ? स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है। हम इस टाइम में ऐसी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि कैपेसिटर के पास चार्ज है, कैपेसिटर के पास एनर्जी है, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैथमेटिक्स को दूर हटाओ, ठीक है, इक्वेशंस केसीएल केवीएल तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक, उनके बारे में हम बाद में सोचते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या होगा यहाँ पे।
रेजिस्टर एलिमेंट है ही नहीं, मतलब एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट तो है ही नहीं। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। अभी कोई करंट नहीं है, जिस मोमेंट में हमने स्विच को क्लोज किया है एग्जैक्टली उस मोमेंट में सर्किट में क्या चेंजेस होंगे। तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे ना, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, चार्ज की वजह से कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज है और वो सारा वोल्टेज अपीयर होगा इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो कैपेसिटर कोशिश करेगा कि इंडक्टर के थ्रू इस चार्ज को ना, ठीक है, चार्ज को फ्लो कराने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर लगा है और इंडक्टर इंस्टेंटली तो करंट को वैरी नहीं करने देगा, ठीक है, तो इंस्टेंटली फाइनाइट करंट नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करंट जो है ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर के बिहेवियर से तुम गेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे जैसे करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक, तुम इमेजिन कर सकते हो कि करंट धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगा क्या होगा पता है। ऐसे हम थोड़ा गेस करना चाहते हैं कि सर्किट में धीरे धीरे तो इस पे चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, करंट इस पे इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक, करंट की वैल्यू पहले बहुत ही कम है, करंट की वैल्यू बहुत कम है, अब करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्योंकि करंट जैसे ही फ्लो कर थोड़ा भी करंट आएगा ना तो चार्जेस यहाँ से निकल के ना, यहाँ से निकल करके दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, तो कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज करेगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इसके एनर्जी एस्पेक्ट को अगर देखेंगे तो हम सोचेंगे चार्ज डिक्रीज करने का मतलब है कि कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली इंडक्टर में करंट इंक्रीज कर रहा है, तो कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी थी पहले वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी अब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिपेटिव एलिमेंट है ही नहीं, दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे कि जितनी भी एनर्जी कैपेसिटर से डिक्रीज होगी, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, अगर हम सारे इफेक्ट्स को बाकी सारे इफेक्ट्स को इग्नोर करें तो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी यहाँ से डिक्रीज होगी ना वो एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होने लगेगी, इंडक्टर के पास स्टोर होने लगेगी। तो तुम गेस कर सकते हो कि थोड़े टाइम में ना करंट फ्लो करते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन चार्ज जीरो हो जाने का मतलब है कि एनर्जी और करंट जीरो नहीं होगी, उस टाइम में यहाँ पे करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो टाइम होगा जिस टाइम में कैपेसिटर सारी एनर्जी लूज कर चुका है, टोटल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे डिसिपेटिव टाइप का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जितनी भी एनर्जी कैपेसिटर की थी ना वो सारी इंडक्टर में गई होगी, और इंडक्टर में एनर्जी का मतलब करंट के फॉर्म में एनर्जी, तो इस टाइम में मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, मैक्सिमम करंट होगा। अभी जो कैपेसिटर है ना, ठीक है, अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब कैपेसिटर क्या होगा इसकी वजह से, इस करंट की वजह से, ठीक है, चार्ज स्टोर करना स्टार्ट करेगा, तो फिर से हम गेस कर सकते हैं क्या होगा कि अब ये एनर्जी धीरे धीरे कैपेसिटर में जाएगी, ठीक है। इतना तो हमें सर्किट की मिनिमम एनालिसिस से पता चल गया है कि ओवरऑल सिस्टम की टोटल एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है, और टोटल एनर्जी सेम रहने का मतलब है इसके एक स्टेप आगे जा करके हम ये भी गेस कर सकते हैं कि इन मतलब कैपेसिटर की और इंडक्टर की जो एनर्जी है ना आपस में इंटरचेंज होती जाएंगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद कैपेसिटर की सारी एनर्जी निकल करके इंडक्टर में, और उसके कुछ टाइम के बाद सारी एनर्जी इंडक्टर की निकल करके कैपेसिटर में, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, मतलब एनर्जी ऑसिलेट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, दो चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं। एलसी सर्किट के लिए दो चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मान लो हमने कोई भी चार्ज
कैपेसिटर को फुल चार्ज करके रख दिया, ठीक है, और स्विच क्लोज कर दिया। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी टी टाइम में, पहला पॉइंट, किसी भी टी टाइम में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे सर्किट में किसी भी टी टाइम में कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, इंडक्टर में करंट कितना होगा। चार्ज और करंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये काम हम आरसी सर्किट के लिए, एलआर सर्किट के लिए कर चुके हैं, एलसी सर्किट के लिए भी करना चाहते हैं। किसी भी टी टाइम में हमें करंट और चार्ज चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है। तो हम किसी भी टी टाइम में कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और इंडक्टर के पास टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली चार्ज अगर पता चल गया तो Q²/2C कैपेसिटर की एनर्जी होगी, करंट पता चल गया तो ½ Li² इंडक्टर की एनर्जी होगी, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और ठीक, मैं छोटे छोटे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आसानी हो, ये जगह हमारे पास ज्यादा हो। ये हमारे पास कैपेसिटर है और यहाँ पर ऐसे इंडक्टर है, ठीक है, और ये t=0 वाला टाइम मोमेंट है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से, ओके। ठीक है, इनकी वैल्यूज है LC, इंडक्टर L, ठीक है, और ये t=0 की बात हो रही है, ठीक है, इसको t=0 कर दें। नहीं, t=0 नहीं, इस टाइम में मान लो हमने स्विच क्लोज किया है, यहाँ पे स्विच क्लोज किया है। तो स्विच क्लोज करने के किसी भी टी टाइम बाद, ठीक है, हमें पता करना है कि इसमें करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा सर्किट बना दिया, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी हेल्प ले लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, अरे जैसे पहले पिछले सर्किट्स में हमने करंट, चार्ज और करंट कैलकुलेट किया था, वैसे यहाँ पर भी कैलकुलेट करना होगा। स्विच को क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं, इसमें चार्ज ऐसे करंट फ्लो करता है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, ये Q है और ये -Q है, ठीक है। तो किसी भी टी टाइम में हम इमेजिन कर रहे हैं, स्विच क्लोज करने के टी टाइम, स्विच क्लोज करने के टी टाइम बाद क्या हो रहा है कि लेट अस अज्यूम स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे चार्ज कैपिटल Q था, ठीक, कैपिटल Q0 था, चलो ठीक है, और जैसे स्विच क्लोज किया तो चार्ज डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं किसी भी जनरल टी टाइम पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो स्मॉल Q है, और यही स्मॉल Q हमें पता लगाना है। और किसी भी टी टाइम में सर्किट में जो करंट है वो स्मॉल I है, और यही स्मॉल I की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, KCL अप्लाई करते हैं, KCL KVL अप्लाई करते हैं, करंट डिसाइड कर लिया, एक ही लूप है, अब KVL की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से चल करके, पहले कैपेसिटर के क्रॉस ट्रैवल करेंगे, तो हम लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, कैपेसिटर के क्रॉस लिखेंगे, हमारा लूप मान लो यूं है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ऐसे फॉल कर रहे हैं, ठीक है, -Q अपॉन C, ठीक, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। और इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, जल्दी बताओ। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको प्लस लिख देते हैं, LdI/dt = 0, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके
चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो करंट को चार्ज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं पूरी तरह से होपफुल हूँ कि तुम लोग करंट की वैल्यू चार्ज के टर्म्स में लिखने में जरूर गलती करोगे। आई की वैल्यू क्या लिखूं, डी क्यू बाई डी टी लिखूं या माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखूं, बताओ। तो ये पहले बता चुका हूं कि कन्वेंशनली, ठीक है, कन्वेंशनली अगर हम, ठीक है, यहाँ पर चार्ज ऐसे, ठीक है, अज्यूम करें यहाँ पे माइनस क्यू मान दें, ठीक है, इस प्लेट पर जो चार्ज है उसको क्यू अज्यूम करें, और करंट यू, करंट की डायरेक्शन यू अज्यूम करें, ठीक है। तो इस टाइम में करंट की जो वैल्यू होगी ना, वो हम लिखेंगे, करंट की जो भी वैल्यू उसी रेट से क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमने करंट अज्यूम कर लिया है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो करंट की वैल्यू जो होगी ना, करंट की जो भी वैल्यू उस रेट से चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें करंट को लिखना पड़ेगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ता है, ठीक है। ये पहले मैं बताया हूँ, अब तुम लोगों को याद है कि नहीं, क्योंकि ये, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है, वो बेसिक कैलकुलस की गलती हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल 0, ओह सॉरी, डी आई को हमने लिखा माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो मैं कह रहा हूँ माइनस डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये डिजायर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ रहा है, एल डी क्यू अपॉन डी टी, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी, ठीक है, इक्वल 0। अब मैं कह रहा हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो तुम्हें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए, डिफरेंशिएट करके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए। जैसे इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तुम देखोगे ये तो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करना हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये कोई नई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यही डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले भी हम लोग डील कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तुम याद करो, अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नेचुरल लेंथ में, ठीक है, और बाद में हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को ना ऐसे स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं, स्ट्रेच करके रिलीज किया, तो किसी भी टी टाइम में इसकी पोजीशन क्या होगी, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। सर्किट के लिए न्यूटन्स लॉ का मतलब है केसीएल के लिए, ठीक है, और मैकेनिकल सिस्टम में न्यूटन्स लॉ इक्विवेलेंट लॉ कहलाएगा इसके मोशन को गवर्न करने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, किसी भी जनरल टी टाइम पर, किसी भी जनरल टी टाइम पर इसके पास मान लो वेलोसिटी v आ गई और ये x है, तो किसी भी टी टाइम पर हम क्या लिखते हैं, हाँ हम इक्वेशन लिखते हैं कि न्यूटन्स लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, नेट फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स और ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन m है, तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं m टी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल 0, और ये बिल्कुल सेम डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप हो रही है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एलसी सर्किट में सेटअप हो रही है, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंस लेकर हम सोचते हैं कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट्स आते थे, बिल्कुल वही रिजल्ट्स इस एलसी ऑसिलेटर के लिए भी आएंगे, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्या रिजल्ट आता था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का रिजल्ट आता था कि यहाँ पर पार्टिकल की जो, ठीक है, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगी, उसकी वैल्यू होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रोल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले कर रहा है कैपेसिटर का चार्ज, ठीक है। इस इक्वेशन को देख करके तुम बता सकते हो
कि जो रोल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही रोल एलसी ऑसिलेटर में कैपेसिटर का चार्ज प्ले कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज बिल्कुल वैसे ही वैरी करेगा जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग की एक्सटेंशन वैरी करती थी। ठीक, यानी बिल्कुल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ना ऑसिलेट करेगी, ठीक, टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू ऑसिलेट करेगी। थोड़ा बहुत तो पहले गेस कर ही पा रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, जो भी एनर्जी कैपेसिटर के पास है वो इंडक्टर के पास जाएगी, फिर वो एनर्जी कैपेसिटर के पास जाएगी और एनर्जी ऑसिलेट करेगी। लेकिन अब तुम बिल्कुल श्योर होकर के कह सकते हो कि चार्ज की वैल्यू ऑसिलेट तो करेगी, लेकिन बिल्कुल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगी, साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगी। ठीक है, उसके बाद जो रोल, ये तो चार्ज है, जो रोल यहाँ पे वेलोसिटी का है ना, dx/dt का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, बिल्कुल वही रोल एलसी सर्किट में करंट का है। ठीक है, चार्ज बिहेव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की तरह, तो करंट बिहेव करेगा वेलोसिटी की तरह। ठीक है, तो हमें हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए पता है कि वेलोसिटी भी ऑसिलेट करती है, वो कोसाइन थीटा से ऑसिलेट करती है अगर t=0 से हम रिलीज करते हैं तो। लेकिन जनरल केस में हम नहीं बोल सकते। एनीवे चार्ज जैसे भी ऑसिलेट करेगा उससे 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर करंट ऑसिलेट करेगा। ठीक है, करंट भी बिल्कुल साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो काम मास का था, जो काम मास का था, ऑलमोस्ट वैसा ही रोल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टर का होता है। ठीक है, इंडक्टर को हम ऐसे भी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जितना ज्यादा होगा ना, उसमें करंट को चेंज करना उतना मुश्किल होगा। वैसे यहाँ पे मास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी उतनी मुश्किल से आएगी कि तुम एक्सटेंड स्ट्रेच कर देते हो, सेम स्प्रिंग है, सेम एक्सटेंशन है, हेवी मास लगा दिया, ठीक है, तो अब उतनी वेलोसिटी नहीं आएगी जितनी कि लाइटर मास में आएगी, क्योंकि तुमने एक्सटेंशन दिया। तो स्प्रिंग एनर्जी जितनी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मास अगर ज्यादा है तो कम वेलोसिटी आएगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर इंडक्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ज्यादा है, तो इसमें करंट का एम्पलीट्यूड कम होगा, करंट कम आएगा। ठीक है, और जैसा रोल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये स्प्रिंग कांस्टेंट प्ले करती है या स्प्रिंग प्ले करता है, वैसा ही रोल ठीक कैपेसिटर प्ले करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए के की वैल्यू जो है ना, वो 1/c के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है क्या मतलब होता है बताओ? ज्यादा स्टिफ है स्प्रिंग, ठीक है, थोड़े से एक्सटेंशन में ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, उसी तरह से अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो इक्विवेलेंस हम बोलेंगे कि कैपेसिटर के लिए 1/c की वैल्यू ज्यादा है। कि 1/c की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है थोड़े भी चार्ज में, ठीक है, ज्यादा एनर्जी आएगी। ठीक है, कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे Q²/2c होती है। अगर 1/c की वैल्यू ज्यादा है तो कम चार्ज में भी कैपेसिटर ज्यादा चार्ज, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, तो आगे हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल इक्विवेलेंस लेकर के ना हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व किया था, सेम रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं इस एलसी ऑसिलेटर के लिए। कोई नया रिजल्ट हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक काम करता हूँ ना, दोनों को साथ में ड्रॉ करता हूँ ताकि इससे आसानी हो। ठीक है, तुम इसको डायरेक्टली रिलेट कर पाओ। ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक का मास यहाँ पर m है और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, चार्ज वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट बिहेव करेगा, तो करंट वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वेलोसिटी बिहेव करेगी। ठीक है,
और इंडक्टर वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मास बिहेव करता है, और कैपेसिटर 1/c वैसा ही बिहेव करेगा जैसा स्प्रिंग कांस्टेंट बिहेव करता है। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सॉल्यूशन हमें पता है, किसी भी टी टाइम में पोजीशन की वैल्यू कितनी होती है, तो वो हमने सॉल्व किए a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया। ए और फाइव क्या है, ए और फाइव तो इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ से रिलीज किया। मान लो एक सिंपल केस देता हूँ कि अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हमने अपने ब्लॉक के पास ब्लॉक को कोई वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड की है, किसी एक्सटेंशन के साथ ब्लॉक को बस रिलीज कर दे रहा है, ठीक है, कोई किसी एक्सटेंशन के साथ ब्लॉक को सिर्फ रिलीज कर दे रहे हैं, वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड की, तो जिस एक्सटेंशन के साथ हम रिलीज करते हैं ना, वही एम्पलीट्यूड हो जाता है, क्योंकि उतने ही एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होता है। ठीक है, और फेज क्या होती है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया है, तो फेज क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली हम कैसे ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनिशियल फेज क्या होगा। या मैं कह रहा हूँ कि मान लो हम यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, मीन पोजीशन पर रखते हैं, लेकिन इसको हिट करके कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को यूज करके ना हम सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन तुम पता लगाओगे ना, यही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, सिर्फ सिंपल मैकेनिक्स के रूल अप्लाई करके तुम एम्पलीट्यूड और फेज निकाल सकते हो। और जीरो पोजीशन है, ठीक है, तो फेज कितना होगा, 0 हो सकता है, 180 हो सकता है। अगर तुम इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हो तो ये 180 डिग्री फेज होगा, क्योंकि ये अपना नेगेटिव साइकिल पहले कंप्लीट कर रहा है। और इधर वेलोसिटी दोगे तो ये 0 फेज होगा। ठीक है, एनीवे इनिशियल कंडीशन देख करके तुम ए और फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये जो ओमेगा हमने लिखा है ना, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एक टर्म आता है, ठीक है, वही ओमेगा कहलाता है। और वो टर्म कितना आता है, वो वैल्यू आती है कि सॉरी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, √k/m। ठीक है, अब किसी भी टी टाइम में करंट की वैल्यू, यहाँ पे एक्चुअली √k/m लिखा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन हमारा सिंपल। करंट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, एसएचएम में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कितनी आती है, ओमेगा ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पता है, तो हम किसी भी टी टाइम में ब्लॉक की पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अलग थोड़ी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी सेम आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन आ रहा है, तुम लोग खुद से अब बता सकते हो कि सॉल्यूशन क्या आएगा, तुम लोग खुद से बता सकते हो। ठीक है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, चार्ज का एम्पलीट्यूड, ठीक, कितना होगा, उसको क्यू नॉट लिख देते हैं। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और ये ए और फाइव जो है ना, वो तो इनिशियल कंडीशन डिटरमिन करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए और फाइव कैसे निकालेंगे। लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू होती है, हमने सॉल्व किया √k/m, और √k/m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू √k/m का मतलब k यहाँ पर क्या है, 1/c है, और m क्या है, l है। तो तुम देख सकते हो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए जिस तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी √k/m होती थी, बिल्कुल उसी तरह से LC ऑसिलेटर के लिए नेचुरल ये √L/c √1/√L/c, ये LC ऑसिलेटर के लिए ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैंने बताया था कि तुम एक्सटर्नली इस ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हो, फेज को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। सिस्टम डिसाइड करेगा कि ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। बाहर से तुम सिर्फ एम्पलीट्यूड फेज डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड फेज को चेंज कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो √k/m के इक्वल होगी। लाइकवाइज एलसी ऑसिलेटर के लिए भी ना तुम बाहर से मान लो कुछ चार्ज रख देते हो, कि कितना चार्ज रखोगे तो वो हो सकता है एम्पलीट्यूड डिसाइड करे, फेज डिसाइड करे। कुछ करंट मान लो इसमें ऑलरेडी इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था और इमीडिएटली कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो तुम इनिशियल कंडीशन को यूज करके एम्पलीट्यूड और फेज डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एलसी ऑसिलेटर में चार्ज और करंट किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे वो इस सिस्टम की नेचुरल वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी, वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होगी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा, देखो जैसे एलसी को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज भी ऑसिलेट करेगा साइनसॉइडली और करंट भी ऑसिलेट करेगी साइनसॉइडली। किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होगी और वो हमेशा इक्वल होगी √1/LC के इक्वल। ठीक है, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन देख करके हम एम्पलीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे, फेज कैसे डिसाइड करेंगे, वैसे ही डिसाइड करेंगे जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डिसाइड करते थे। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो हमें, ठीक है, ये तुम्हें अभी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एलसी ऑसिलेटर में, ये हमारा एलसी ऑसिलेटर है, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कि ये, इसको इंडक्टर मत समझना, इसको स्प्रिंग मत समझना, ठीक है। तो इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ना मान लो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को क्या करते हैं कि मीन पोजीशन से स्ट्रेच करके किसी पोजीशन पर ले जाते हैं, और यहाँ पे तुम देख सकते हो सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। हम इसको वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लॉक को सिर्फ स्ट्रेच करके रिलीज कर रहे हैं। तो इस टाइम में क्या होगा पता है, इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में जो एक्सटेंशन है ना वही एम्पलीट्यूड होगा और जो फेज होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तुम देख सकते हो पोजीशन जो है ना वो cos ω से वैरी करेगी। यहाँ पे अगर मैं पोजीशन ऑफ दी, यहाँ पर अगर मैं पोजीशन ऑफ द ब्लॉक विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखता हूँ, ये वैल्यू होगी a cos ω के इक्वल, या इसको तुम अगर प्रॉपर्ली लिखना चाहो तो मैं लिखूंगा a sin ओमेगा का मतलब √k/t है, प्लस 90 डिग्री होगा, या π/2 है, ठीक है। क्योंकि इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है, फेज क्या है, वो हम देख करके बता सकते हैं, इनिशियल कंडीशन को देख करके। अब यहाँ पे सिमिलर एनालॉजी ये होगी कि करंट हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं, हम इसको फुल चार्ज कर रहे हैं। फुल चार्ज तो खैर क्या बोला जाए, यहाँ पे जो भी चार्ज रखा है ना स्टार्टिंग में, कोई करंट नहीं रखा है, सारी एनर्जी हमने कैपेसिटर के पास, ठीक है, रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो भी एनर्जी हमने कैपेसिटर को प्रोवाइड की है वही एनर्जी टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की। और अब सिस्टम की जो एनर्जी है ना, मतलब जो कैपेसिटर की जो एनर्जी वो डिक्रीज ही करेगी। कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी क्यू के करस्पॉन्डिंग है। अब इससे ज्यादा एनर्जी कैपेसिटर के पास नहीं आ सकती, तो इससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे बोले एक्सटेंशन तुमने प्रोवाइड किया, तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, स्प्रिंग के पास इससे ज्यादा एनर्जी नहीं आ सकती है, और ये तब आएगी जब काइनेटिक एनर्जी 0। इसके अलावा हमेशा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना, यही, ये जो एक्सटेंशन है यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे तो चार्ज का एम्पलीट्यूड बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे चार्ज लगाया। तो ये Q0 sin ω/t, और फेज क्या होगा, तो हम सोचेंगे चार्ज साइनसॉइडली ऑसिलेट करता है 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मिनिमम, और फिर मिनिमम का मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी की चार्ज, और फिर वापस 0। तो इस टाइम में जो चार्ज है ना वो मैक्सिमम वैल्यू पर है,
यानी कि वो 90 डिग्री फेज पर है। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू कंप्लीटली पता चल गई। हर टाइम पे तुम बता सकते हो चार्ज की वैल्यू क्या होगी। फ्रीक्वेंसी ये 1/√1/LC के इक्वल है। करंट की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंशिएट करके निकाल लो। ठीक है, मान लो तुम्हें इसका इसका ऑपोजिट ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अभी कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, सारी एनर्जी इंडक्टर के पास है मैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ समझने के लिए कि सारी एनर्जी इंडक्टर के पास, और यहाँ पे करंट लेटर से I0 है। ठीक है, और चार्ज कितना है, 0 है। तुम्हें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, या इक्विवेलेंट क्या होगा, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इसको V0 से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे पता है, मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ता है एनर्जी कंजर्वेशन से, फिर हम लिख सकते थे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो मीन पोजीशन और इनिशियल फेज 0 लिखते। ठीक है, लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूँ, मुझे पता है कि SHM में वेलोसिटी की वैल्यू होती है V0 cos ω t + 5। ठीक है, तो क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता है ना, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड हमें पता है, तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनिशियल फेज ना ये 0 लिखेंगे, V0 cos ω t। ठीक, और वेलोसिटी पता है तो इससे पोजीशन भी लिख सकते हो। कि पोजीशन के लिए तुम्हें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लिखोगे करंट की वैल्यू जो होगी ना I0 cos ω t के इक्वल होगी, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है √1/LC। यहाँ पे चार्ज निकालोगे वो Q0 sin ω t के इक्वल आएगी, इनिशियल फेज 0 होगा। और Q0 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा कि इंडक्टर में सारी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जब कैपेसिटर के पास चली जाएगी तो कैपेसिटर के पास चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो तुम LC ऑसिलेटर के लिए सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हो। सारी क्वांटिटीज का मतलब चार्ज और करंट। ठीक है, दूसरा पार्ट है LC ऑसिलेटर का एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितनी और कैसे है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है LC ऑसिलेटर के लिए, वैसे ही वेरी कर रही है जैसे SHM के लिए वेरी करती थी। तुम चाहो तो प्लॉट कर सकते हो कि टाइम के फंक्शन की फॉर्म में अगर प्लॉट करते हो तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी वो होगी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी आती है। ठीक है, अगर इनिशियल फेज 0 है तो साइन स्क्वायर की तरह वेरी करती है। ठीक है, और अगर इनिशियल फेज 0 है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, करंट मैक्सिमम होता है, तो इंडक्टर की एनर्जी कुछ ऐसे कॉस स्क्वायर की तरह। ये इंडक्टर की एनर्जी होती है, ये कैपेसिटर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, सेम रिजल्ट तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं इंटरेस्टेड हूँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे एनर्जी वाले LC ऑसिलेटर में। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए एक बार चाहता हूँ कि ये हमारा एक बार थोड़ा फिगर के थ्रू भी मैं चाहता हूँ कि ड्रॉ कर दूं। ठीक है, तुम थोड़ा इसको, ठीक है, और यहाँ पे चलो साथ में छोटा सा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, फुल चार्ज कर दिया है, सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, कैपेसिटर के पास सारी एनर्जी है, यहाँ पे स्प्रिंग के पास सारी एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, t = 0 पर, और इस टाइम में इंडक्टर के अक्रॉस 0 है। ठीक है, यहाँ पे +Q0 और इधर -Q0। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा तुम पिक्टोरियली समझो कि क्या क्या हो रहा होगा। इसके बाद क्वार्टर सर्कल के बाद क्या होगा पता है, क्वार्टर सर्कल के बाद क्या होगा, गेस करो।
क्वार्टर सर्कल के बाद क्या होगा? क्वार्टर सर्कल के बाद क्या होगा? तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे ना, करंट इधर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, करंट डिक्रीज करता जाएगा, सॉरी चार्ज डिक्रीज करता जाएगा, करंट इधर इंक्रीज करता जाएगा, और इक्विवेलेंटली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, एक्सटेंशन कम होता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसकी सारी एक्सटेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कुछ टाइम के बाद ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस टाइम में। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, वो जितनी भी हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि t/2 टाइम के बाद क्या होगा, ठीक है। मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करा था और इक्विवेलेंटली इस कैपेसिटर में क्या होगा ना, इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंटली क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ? इसमें मैक्सिमम करंट उस टाइम में फ्लो कर रहा हो, उस टाइम में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन इसमें करंट मैक्सिमम है I0, और इस टाइम में सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी वो इसके मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो गई है। ये तो मैं बता चुका हूँ कि करंट लाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, अपने आप हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब करंट बढ़ाते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक वोल्टेज मिलता है, तो उसके अगेंस्ट चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, वो वर्क हम बोलते हैं मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। ये t/2 टाइम की बात होगा, सारी एनर्जी अभी इंडक्टर के पास चली गई है। इसके क्वार्टर साइकिल के बाद क्या होगा, इसके फिर से नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में क्या होगा पता है? क्या होगा, गेस करो क्या होगा? अभी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ गई है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, तो वो एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पर आ गया था ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कुछ यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में जाएगा और उस टाइम में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ क्या हो रहा होगा? जो करंट यूं है, अभी ये करंट क्या करेगा ना, ऑपोजिट पोलैरिटी में चार्ज करना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर को, जिसकी वजह से इंडक्टर की एनर्जी और करंट डिक्रीज होते जाएंगे और कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, और थोड़ी देर के बाद सारी एनर्जी जो इंडक्टर के पास थी वो फिर से कैपेसिटर के पास आ जाए, लेकिन इस बार ऑपोजिट पोलैरिटी में। ये वाला जो चार्ज, ये वाला प्लेट है पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इधर प्लस क्यू नॉट हो जाएगा, इधर माइनस क्यू नॉट, और सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म, और यहाँ इंडक्टर की एनर्जी जीरो हो गई है, ठीक। वैसे ही जैसे यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके बाद क्या होगा, क्या हो गया, क्या होगा बताओ? ठीक है, अब क्योंकि अब ये फुल चार्ज हो गया है, ये जो कैपेसिटर है वो फुल चार्ज हो गया है, अब कोई करंट नहीं, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, तो वो चार्ज के अकॉर्डिंग अब करंट को इधर से ड्राइव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और चार्ज रिड्यूस होना स्टार्ट होगी और इक्विवेलेंटली स्प्रिंग में एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इसके हाफ साइकिल के बाद क्या होगा कि हमारा जो, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो दोबारा मेन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ ये सब, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, ये स्टार्टिंग में थे, अभी यहाँ पर था पहले, तो दोबारा मेन पोजीशन में ब्लॉक चला गया है, तो चार्ज भी डिक्रीज होकर के जीरो हो जाएगी इस बार, लेकिन इस बार चार्ज के अकॉर्डिंग करंट, ठीक है, ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब चार्ज फिर से जीरो है और करंट इस बार कैसे फ्लो कर रहा है, गेस कर सकते हो? करंट कैसे फ्लो कर रही है? अब करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है, कुछ टाइम के बाद सारी एनर्जी जो
ठीक, कैपेसिटर के पास थी, वो सारी एनर्जी इंडक्टर के पास यूं आ गई होगी। ठीक है, और फिर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पहुंच जाएगा। इसमें अगर तुम्हें कहा जाए कि चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, तो तुम यहाँ पे गेस कर सकते हो चार्ज का जो वेरिएशन है। ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है बताना कि स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम है, स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम है। ठीक है, स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम है, फिर क्या हो रहा है, क्वार्टर साइकिल के बाद चार्ज जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वार्टर साइकिल के बाद चार्ज जीरो, उसके बाद चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर चार्ज जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और फिर चार्ज मैक्सिमम हो जा रहा है, एक साइकिल कंप्लीट, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर जो चार्ज है ना, उसका इनिशियल फेज 90 डिग्री है, तो चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट, चाहे कॉस ओमेगा टी लिख दो या साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एलसी ऑसिलेटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर का कोई भी क्वेश्चन तुम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या कहा जाता है मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि ये बताओ, हमने, ठीक है, हमने, या इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि t इक्वल 0 पे हमने क्यू नॉट चार्ज दे दिया था। ठीक, इस पे क्यू नॉट चार्ज दे दिया था। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम करेंट। ठीक है, t इक्वल 0 पर चार्ज बता दिया गया है, क्यू नॉट है। ठीक है, चार्ज जो है ना ये गिवन है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम चार्ज गिवन है, और बोला गया मैक्सिमम करंट निकालो। तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम करंट तब आएगा, हम बोले मैक्सिमम करंट तब आएगा जब सारी एनर्जी जो कैपेसिटर के पास है वो सारी एनर्जी इंडक्टर के पास चली जाए। गलत कह रहा हूँ? ठीक, अभी हम बोलेंगे चार्ज जीरो हो गया है और वो सारी एनर्जी इंडक्टर के पास चली गई है करंट के फॉर्म में। करंट कुछ इस तरह से आई नॉट फ्लो कर रहा है इस टाइम, और उसका इक्विवेलेंट हम बोलेंगे कि ये ब्लॉक यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक में आ रही है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए बोलेंगे कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में आ रही है। हम बोलेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहेगी, तो हम लिखेंगे कैपेसिटर के पास जितनी भी इनिशियली टोटल एनर्जी थी वो सारी एनर्जी इंडक्टर के पास चली आएगी। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी लिखेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, और फाइनल एनर्जी कितनी लिखेंगे, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और ये आई नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 कैंसिल हो जाएगा, और एल सी ये वैल्यू आ रही है, आई नॉट की वैल्यू आ रही है क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट एल सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि जिस टाइम में कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम का हाफ हो गया है, उस टाइम में इंडक्टर में करंट कितना है। ठीक है, इंडक्टर में करंट कितना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके क्या लिखेंगे, कैपेसिटर पे जो चार्ज है ना वो हाफ हो गई है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, स्टार्टिंग में तो इंडक्टर पर कोई एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी कैपेसिटर पर है 2c। ठीक है, और फाइनल एनर्जी हम बोलेंगे कैपेसिटर पे हाफ चार्ज हो गया है। ठीक है, टोटल चार्ज का हाफ हो गया। इंडक्टर पे कितना कितना करंट आएगा उसको आई स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको आई नॉट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम करंट नहीं है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी पता है, आई की वैल्यू कितनी आएगी पता है, बताओ, डायमेंशनली क्यू नॉट अपॉन एल सी तो आएगा ही, आगे कोफिशिएंट क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ, ये मैं गेस करके कह रहा हूँ, ये होना चाहिए। ठीक, तुम लोग सॉल्व कर लेना,
गेस करके मैं ऐसा किया, ठीक है। तो चार्ज और करंट वाले ये क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसी में। अच्छा, ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन से निकाली है, तुम्हें भी एनर्जी कंजर्वेशन से हर बार निकालनी है क्योंकि ये ज्यादा सिंपल होगा। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपरली चार्ज के ऑसिलेशन और करंट का ऑसिलेशन समझ में आ रहा है तो तुम्हें ये एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। तुम डायरेक्टली सोच सकते थे कि हमें पता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता है हमें, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी होगी, वो होती है ओमेगा ए की एक पर। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा ए होती है। तो ए की वैल्यू हमें पता है क्यू नॉट है, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब मैक्सिमम करंट तुम डायरेक्टली निकाल सकते थे, तो वो सेम ही वैल्यू आ रही है, तुम चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया मैं बताता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन में पूछा गया कि जब चार्ज हाफ होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे पता है कि जब चार्ज हाफ होता है मतलब जब पोजीशन a/2 पर आती है तो उस टाइम में 30 डिग्री का फेज होता है, और 30 डिग्री फेज पर वेलोसिटी की वैल्यू ना √3/2 टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे वेलोसिटी √3/2 टाइम्स v नॉट होती है। ठीक है, तो SHM अगर तुम्हें पता है तो डायरेक्टली कर सकते हो, वरना इसको इग्नोर करो, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जब चार्ज हाफ हो गई है तो एनर्जी कितनी कितनी, या इसमें बोला जाएगा कि जब दोनों के पास एनर्जी इक्वल हो गई है, क्यू नॉट चार्ज दे दिया गया, क्यू नॉट की वैल्यू गिवन है। अब बोला जा रहा है कि ये बताओ कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी और करंट की वैल्यू कितनी होगी जब टोटल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर में सेम हो गए। ठीक है, फाइंड द चार्ज एंड करंट if energy in capacitor and inductors become equal। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, टोटल एनर्जी तो Q0²/2C है। दोनों में सेम एनर्जी होगी। सेम एनर्जी का मतलब मान लो तुम्हें चार्ज कैलकुलेट करना है, जब दोनों के पास सेम एनर्जी है तो चार्ज कितना है सर्किट में। तो क्या कर सकते हैं, इसको कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी लिखेंगे, और अगर दोनों सेम है ना तो इसको 2 टाइम्स EC लिखूंगा, और कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो लिखेंगे Q²। ठीक है, इसको Q स्मॉल लिख देता हूँ नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा। Q² अपॉन किसी टी टाइम में Q²/2C। ठीक, तो तुम सॉल्व करोगे ना, Q की वैल्यू कितनी आएगी पता है, सारे रिजल्ट वैसे तुम SHM से निकाल सकते थे। जब सेम एनर्जी हो गई है तो करंट कितना होगा, तो वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स होगा, और वहां पे हम EC प्लस EL को लिखेंगे 2 टाइम्स EL की इक्वल, क्योंकि इंडक्टर से तुम्हें करंट पता चलेगा तो हम टोटल एनर्जी को डबल दी एनर्जी ऑफ इंडक्टर लिख करके सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से तुम डायरेक्टली मैकेनिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इक्विवेलेंट से निकाल सकते हो। वैसे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, टाइम कम है, अगर मेरे पास 10 मिनट है तो नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर सकता हूँ। है टाइम हमारे पास? नहीं है, कोई बात नहीं। इनको अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप होती थी m(d2x/dt²। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको हम SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू आती थी, ठीक है, a, ठीक है, sin ωt +5 के इक्वल। और मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इंटेंशनली जो ओमेगा है ना, इसको ओमेगा नॉट कर देता हूँ, ये बताने के लिए कि ओमेगा नॉट ना सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कि वो कितनी है, K/m है। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/√LC है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं,
LC सर्किट के लिए अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत केयरफुली सुनो। अगर तुम लोग बोलोगे कि अगर टाइम नहीं है तो मैं इसको अभी स्किप कर सकता हूँ, अभी नेक्स्ट शाम में बता सकता हूँ, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हम सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। Q/C, या इसको उसी तरह से लिखते हैं 1/K टाइम्स 1/C टाइम्स, ठीक है, Q इक्वल 0, सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लिखते हैं, ये बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, सेम सॉल्यूशन होगा, ω0t ये +5, और यहाँ पर जो ω0 है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी 1/√LC से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, LC ऑसिलेटर है नेचुरली। ये जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर KCL KVL अप्लाई करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नेचुरली चार्ज और चार्ज ऑन कैपेसिटर और करंट इन इंडक्टर को साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो नेचुरली ये जो ब्लॉक है ना साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब लेकिन हर बार हमें पता है कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें SHM कराने वाले फोर्सेस के साथ साथ, ठीक है, ये ऑब्वियस है कि साथ साथ डैम्पिंग फोर्सेस भी एक्शन में आते हैं। यहाँ पे डैम्पिंग फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और डैम्पिंग फोर्सेस का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा पता है? गेस कर सकते हो? बताओ क्या होगा? रेजिस्टर आ गया यहाँ पे, कुछ ना कुछ रेजिस्टर हमारे सर्किट में हो गई, तो कुछ ना कुछ एनर्जी ये रेजिस्टर जो है ना, कि हम बोलेंगे कि रियल सिचुएशंस में, ठीक है, रियल सिचुएशंस में, ठीक है, वायर की रेजिस्टेंस हम, ठीक है, 0 नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। उसी तरह से प्रैक्टिकल सिचुएशन में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए भी कुछ ना कुछ ये डिसिपेटिंग डैम्पिंग फोर्सेस होंगी, ठीक है, जो कि एनर्जी 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 डिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है। तुम यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखोगे ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए अगर इक्वेशन लिखते हो तो वो इक्वेशन आती है m/2x/dt², ये प्लस b dx/dt। ये b dx/dt क्या है पता है? ये डैम्पिंग फोर्स है bv के इक्वल, ठीक, वेलोसिटी के ऑपोजिट, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, और प्लस ये स्प्रिंग फोर्स जिसकी वजह से SHM हो रहा था। अगर बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे तुम KVL इक्वेशन लिखते हो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, तो इक्वेशन कैसी आएगी पता है? सिर्फ इन्हीं दोनों पर फोकस करते हैं। ये वैल्यू आ रही है LdI/dt, इसको d2q/dt² लिख सकते हैं, प्लस IR, और IR का मतलब क्या है? R dq/dt प्लस 1/c टाइम्स, ठीक है, Q इक्वल 0। तुम देख सकते हो कि रेजिस्टर लगाने के बाद बिल्कुल वही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जो कि डैम्पिंग फोर्सेस के प्रेजेंस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन भी सेम आएगा, ठीक है। और ये नेचुरल है कि अब जैसे ही हम रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे ना, तो इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। हर साइकिल में जब चार्ज ऑसिलेट करेगा, हर साइकिल में जब करंट ऑसिलेट करेगा, तो रेजिस्टर कुछ ना कुछ एनर्जी हर साइकिल में डिसिपेट करता जाएगा, तो ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी और ऑसिलेशन डैम्प होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, रेजिस्टर लगा देने के बाद डैम्प ऑसिलेशन होता है चार्ज के लिए और करंट के लिए, ठीक है। क्या वैल्यू आती है तो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू आती है a, ठीक है, e⁻⁻ -bt/2m, ये याद है तुम लोगों को? साइन ω_t, अब यहाँ पे ω0 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, एम्पलीट्यूड तो, ठीक है, एक्सपोनेंशियली फॉल कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ बताया था कि डैम्पिंग फोर्सेस के प्रेजेंस में एक और चीज होती है, और वो क्या होती है? वो, अरे हाँ ठीक है, डैम्पिंग फोर्सेस के प्रेजेंस में एक और इवेंट होता है कि फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, b/2m²। तो यहाँ पे भी सिमिलर सॉल्यूशन आएगा। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम कैलकुलेट करोगे ना,
तो ये वैल्यू आएगी ए क्यों लिख रहा हूँ, क्यू नॉट, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ना वो फॉल करेगा एक्सपोनेंशियली। बी की जगह यहाँ पे आर आ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट क्या होगा पता है, आर टी अपॉन, यहाँ पे m का मतलब l है, तो यहाँ पे आर टी अपॉन 2l आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और जाहिर सी बात है क्यू नॉट और फाई जो है ना वो तो इनिशियल कंडीशन डिसाइड करेंगे कि सिस्टम को हम कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना ऑसिलेशन की वो भी डिक्रीज करेगी। वो यहाँ पे क्या आएगी पता है, 1/1 एल सी, ठीक है, माइनस R/2L का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में फ्रीक्वेंसी भी डैम्प हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ही, और एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग एनर्जी भी डिके करेगी एक्सपोनेंशियली, ठीक है। एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। और यहाँ पर तो मैं फ्रीक्वेंसी को देख करके बताया था कि क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगी, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग क्या होगी। एनीवे, अब इसके बाद फाइनली हम लोग एसएचएम में बोलते थे कि प्रैक्टिकली कोई भी एसएचएम इनफाइनाइट टाइम के लिए एसएचएम नहीं कर सकता, क्योंकि डैम्पिंग फोर्सेस एक्ट करने ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल का मोशन हमेशा एसएचएम होता रहे, तो हम एक एक्सटर्नल एजेंट, एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस ड्राइविंग फोर्स की प्रेजेंस में पोजीशन फिर से साइनसॉइडली ऑसिलेट करने लगती है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में, ठीक है, तुम लोगों को बताया था, ठीक है। अब तुम लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब ये एसएचएम में बताया था, यहाँ पर मैंने इसको शायद स्किप कर दिया था ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स, अब ठीक है साथ में लगा देते हैं, कि ड्राइविंग फोर्स वाला केस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी खत्म कर ही देता हूँ। ठीक, वैसे एक बात तुम लोगों को बताता हूँ कि ये जो डैम्ड ऑसिलेशन वाला केस है, और डैम्ड ऑसिलेशन वाला जो केस है, ठीक है, और फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला जो केस है, इसको तुम्हें अलग से यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं रिलेट करने के लिए बताना चाह रहा था, इसीलिए पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, इस तरह से ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। ये ड्राइविंग फोर्स है मान लो, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम फिर से, ठीक है, ब्लॉक जो है साइनसॉइडली ऑसिलेट करता रहे, तो हम ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं, और ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम ऑसिलेट करना चाहते हैं, मतलब ड्राइविंग फोर्स भी साइनसॉइडल नेचर का होना चाहिए, तो पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक ना साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो है एफ नॉट साइन, लेटर से साइन ओमेगा डी, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो उस केस में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करेंगे तो पता है क्या होगा, बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस r, अरे तरीके में, ये b dx अपॉन dt, प्लस 1/c टाइम्स, तरीके में उधर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को मिक्स कर दे रहा हूँ, ये इक्वल होगा ओमेगा dt के इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है वो इंटरेस्टिंग है। इस बार पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा वो बिल्कुल बिल्कुल साइनसॉइडल होगा, और साइनसॉइडल कैसा होगा, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी का हमने सोर्स कनेक्ट किया है, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी का सोर्स है उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, फाइनल एम्पलीट्यूड क्या होगा वो ड्राइविंग फोर्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आती है, ये एक्सप्रेशन था ये लंबा सा, ये तुम लोगों को याद है या नहीं। ये वैल्यू आती है नीचे m स्क्वायर, ये वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर,
इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये बी एम स्क्वायर इसके एम स्क्वायर जाएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा बी ओमेगा का, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन वैसे चलो अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका रिजल्ट लिखा है, ये एसएचएम में बताया था पिछले साल, अभी नहीं बताया था, ठीक है। बिल्कुल इक्विवेलेंट यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा कि यहाँ पर हम ना, अगर हम चाहते हैं कि चार्ज और करंट साइनसॉइडली ऑसिलेट करें तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा, तो बिल्कुल साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। लेटेस्ट से हमने ओमेगा डी टी लगा दिया, ये जो ओमेगा डी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है, ठीक। अगर एसी सोर्स तुम कनेक्ट कर देते हो तो अल्टीमेटली एसी सोर्स उसी फ्रीक्वेंसी से चार्ज और करंट को ऑसिलेट कराएगा, जो कि एसी सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, कि नेचुरली तो एलसी सर्किट में नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो 1/√LC होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो तुम्हारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसी फ्रीक्वेंसी से चार्ज और करंट ऑसिलेट करेंगे, कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे बिल्कुल सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसी तरह की, वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो इसको सेंड करूंगा नोट्स में, वहां पे दिखा दूंगा। और उसके बाद ये जो पोजीशन की वैल्यू है ना, पोजीशन का मतलब चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो सेम एक्सप्रेशन होगा जो यहाँ पर होगा, और चार्ज का जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो सेम एक्सप्रेशन होगा जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज के एम्पलीट्यूड से ना करंट का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एसएचएम में हमें सिर्फ पोजीशन से मतलब था, तो पोजीशन का एम्पलीट्यूड निकाला था, हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड नहीं निकाल रहे थे। लेकिन एलसी सर्किट में चार्ज के साथ साथ करंट भी उतना ही ज्यादा रिलेवेंट है, या मैं कह सकता हूँ करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो इस चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को देख करके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, और करंट का एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ठीक, एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगा जो कि हमने रेजोनेंस सर्किट्स के लिए निकाला था। वो वैल्यू कितनी आई थी जरा याद दिलाओगे? ये देखो आर जैसा काम यहाँ पर हो रहा है, ये बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आएगा, मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ। तुम लोग वेरीफाई करना वैसे इसको जाकर के, ठीक, ऐसे मान मत लेना। ये वैल्यू आती है ओमेगा एल, ठीक है, -1/ओमेगा c, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा जैसे कॉमन लोगे ना, ठीक है, और उससे फिर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड निकालोगे, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ओमेगा ए के इक्वल होता है, ठीक है। एनीवे, तो वो ये वैल्यू आएगी, बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो कि जो कि हमने जो कि एसी सर्किट के रेजोनेंस के लिए देखा था, ठीक है। और ये जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, इसका हम एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं, वहां पर तुम्हें याद होगा कि फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, और इस एक्सप्रेशन को देख करके कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम है तो भी एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा है तो भी एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसके बीच में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, वो तभी होती है जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। और ये वाला पार्ट जीरो कब होगा? जब जब ड्राइविंग फोर्स उसी फ्रीक्वेंसी से ब्लॉक को ऑसिलेट करने की कोशिश करे, जो फ्रीक्वेंसी इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की वजह से, ड्राइविंग वोल्टेज की वजह से करंट आ रहा है, तो करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब ड्राइविंग फोर्स की आ, जब जब हमारे ड्राइविंग वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो बिल्कुल उतनी हो जाए जितनी की इस एलसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस टाइम में करंट की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। वो कितनी आती है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस